नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, आप लोग ने पढ़ा होगा, जानते हो भी होगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्चुअली में है क्या, उसके बारे में अगर आप लोग को ब्रीफली बताऊं तो जो आज आप लोग देख रहे हो, जो इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी लगती हैं, उससे पहले सब कुछ एग्रेरियन था, सब कुछ रूरल था, कुछ भी इंडस्ट्रीज वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। जो भी बनता था, जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत होता था, इनफैक्ट जैसे इंडिया उस समय का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब था, तो सब कुछ कॉटेज एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज, मतलब हैंडीक्राफ्ट वाला चीजें था। सब कुछ घर पे बनाया जाता था, पूरा का पूरा फैमिली लग के घर पे बनाता था, ठीक है। तो दिस वाज द मेन मोड ऑफ ट्रेड्स उस समय, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग का, सॉरी ट्रेड का नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का जो मेन मोड था वो क्या था, हैंड से बनाना, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाना है। जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी सब घर पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज, होम इंडस्ट्रीज, जो एमएसएमई सेक्टर जिसको आप बोल सकते हो वो थे, ठीक है। बड़े कोई इंडस्ट्रियल वो सब चीज नहीं होता। तो ये इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, वो इंग्लैंड से आता है, ठीक है। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका कोई भी ओरिजिन का डेट नहीं है, लेकिन जनरली इट इज टेकन एज 1760 के बाद से, लेके 1760 के बाद से स्टार्ट हो जाता है। एंड इट मतलब कंटिन्यूस टिल 1890 के आसपास तक ये स्टार्ट मतलब चलता है। अगर 1890 ना भी लीजिए, 1860 ले लीजिए, तो लगभग 100 साल ये चलता है। ऐसे आप इसको याद करके रख सकते हैं, सिर्फ जनरली ऐसे टर्म के हिसाब से। आप लोगों को याद होगा कि 1770 70 60 में आपके यहाँ पे 1764 के अंदर एक्चुअली कहा जाए तो बक्सर का लड़ाई होता है, ठीक है। 1757 में आपके यहाँ पे प्लासी का लड़ाई होता है। हम लोग ने प्लासी का युद्ध और मतलब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, दोनों भी हम लोग देखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, बैटल होता है, और फिर होता है 64 में आपका बक्सर का। 57 में जो ये मतलब उन लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कुछ उन लोग को रेवेन्यू राइट्स वगैरह जो मिल जाता है, दीवानी राइट्स जो उन लोग को मिल जाता है, उसके वजह से भी एक बड़ा फैक्टर आता है। क्यों? क्योंकि इन लोग को जो पैसे का जो इनपुट मतलब आना स्टार्ट हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो अभी तक उन लोग इंग्लैंड से पैसा ला रहे थे, वो प्लासी के युद्ध के बाद उन लोग यहीं से लेना स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड से पैसा आना स्टॉप हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ से जो इन लोग रेवेन्यू पाते हैं वो इसके मुकाबले कई गुना ज्यादा होता था, ठीक है। तो यहां से अब पैसा जाना स्टार्ट होता है ब्रिटेन ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन जाना स्टार्ट होता है। ये पैसे ने भी बहुत बड़ा वर्क किया आपके, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। मैं ये नहीं कहता कि सारा का सारा इसी की वजह से हुआ कि आपका हम लोग ने मतलब उन लोग ने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया, इसकी वजह से वो अमीर होते चले गए, ये नहीं कहता मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसने बहुत बड़ा रोल निभाया। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट जो यहाँ पे एक्चुअली में आता था, वो यहाँ से जा रहा है और वहां पे जाके पुल अप किया जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक कारण वो भी होता है। आगे हम लोग सब देखेंगे, डिस्कस करेंगे, बारी बारी से देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, कैसे हुआ, क्यों इसका रीजन बना, क्या बना, एंड फिर उसके बाद इफेक्ट वगैरह देख के हम लोग वाइंड अप करेंगे। ओके, चलिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो मैंने जैसे बताया कि भाई इसको 1760 से स्टार्ट माना जाता है, इसका एंडिंग डेट भी कोई ऐसा फिक्स नहीं माना जाता, ठीक है। तो कहीं पे 1820, 1840, 1860, 1890 ऐसे चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोई आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि 1760 के आसपास इसका स्टार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि भाई उस समय, उससे 3 साल पहले ही आपका बैटल ऑफ प्लासी होता है और ये पैसे का एक सोर्स बन जाता है। ओके, नेक्स्ट। इसका मेन मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक इसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। रेवोल्यूशन मतलब हिंदी में कहा जाता है क्रांति। क्रांति मतलब जो अभी जो स्टेटस को है उससे कुछ इतना 360 डिग्री टर्न आता है या 180 डिग्री टर्न आता है कि जो दिख रहा है उसका सीधा विपरीत हो जाता है। अभी रूरल इकोनॉमी थी, अचानक से वो अर्बन इकोनॉमी हो जाती है। या फिर अभी एकदम सिंपल प्रोडक्शन हो रहा था दो चार के बेसिस पे, अब ये मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो रेवोल्यूशन आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, ये बहुत ही ड्रास्टिक है, बहुत ही कम समय के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेवोल्यूशन। ओके, तो क्या रेवोल्यूशन आ रहे हैं उसके बारे में अगर बात करें तो ये हैंड प्रोडक्शन से हम लोग ने चेंज कर दिया किसमें, मशीन प्रोडक्शन में, ठीक है। हम लोग ने मशीन के थ्रू प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर चेंज कर दिया। अभी तक हम लोग हैंड से प्रोडक्शन वगैरह करते थे। प्रोडक्शन मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कमोडिटीज वगैरह जो बनाना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो हैंड प्रोडक्शन से अभी होता था, अब ये शिफ्ट होगा किस पे, मशीन के प्रोडक्शन से, ठीक है। प्रोडक्शन के मेथड्स पे शिफ्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। नए नए तरीके के केमिकल वगैरह हम लोग जो पहले नेचर से निकालते थे, कहीं यहाँ कहीं प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया, कहीं आपके मिनरल ऑयल वगैरह से एक्सट्रैक्ट किया, या किसी और चीज़ों में से निकाला जाता था, अब उसका हम लोग खुद लैब में बना सकते हैं। हम लोग जितने भी केमिकल है वो सब हम लोग घर पे लैब में बना सकते हैं। ओके,
आयरन प्रोडक्शन के प्रोसेस जो थे वो भी हम लोग ने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिए। पहले आयरन का खुदाई वगैरह करना, उसके लिए अलग से खान बनाना, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अब बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग माइनिंग वगैरह की प्रोसेस वगैरह को भी और अच्छा रिफाइन करेंगे। आयरन के प्रोडक्शन वगैरह के नए नए तरीके के जो स्टील बनाएंगे, वो सब सब कुछ एक नया 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 नया, मतलब हर चीज़ इवॉल्व होता चला जा रहा है, कुछ बेस्ट करेंगे, पहले जो होता था उससे और बेटर करेंगे। ओके, इसी समय पे स्टीम पावर और वाटर पावर, जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा है, इन दोनों ने बहुत बड़ा रोल निभाया, जो कि इससे पहले कभी नहीं होता था। इससे पहले जो भी होता था मैनुअल वर्क था, हर एक इंसान अपने दम पे, अपने बलबूते पे काम करता था। लेकिन स्टीम पावर और वाटर पावर ने इस काम को और रेवोल्यूशनाइज कर दिया और स्पीड बढ़ा दिया। सपोज कीजिए, मतलब आप एग्जांपल के हिसाब से देखिए कि आज आपका जो इंजन है, जो आपका मतलब स्टीम इंजन की बात कर रहा हूँ, जो रेलवे की स्टीम इंजन थी, वो कितना बड़ा लोड लेके यहाँ से वहाँ लेके चली जा रही है थ्रू द पावर ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के स्टीम पावर की वजह से ये इतना ज्यादा लोड कैरी करके लेके चली जा रही है। ठीक है, ऐसा इससे पहले पॉसिबल था क्या? नहीं। अगर पॉसिबल था भी तो इतने बड़े बुलक कार्ट्स, ये सब वो सब पूरा चेन ऑफ वो सब लेके जाना पड़ता था, और इतना पूरा मतलब कारवां पूरा इतना बड़ा लेके जाएगा, उसमें कितना खर्चा, कितना वियर एंड टीयर, क्या क्या दिक्कत होना, वो सब सब कुछ झेलना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, एक रेलवे स्टेशन, एक रेलवे ट्रेन पकड़ा, उसके अंदर सारे के सारे, मतलब एक ट्रेन पकड़ा, उसके अंदर सारा का सारा सामान लोड किया, और स्टीम इंजन उसको उठा के यहाँ से वहां लेके चला जाएगा। तो कितना बड़ा काम नहीं होगा? जो काम हजारों लोग करने वाले थे, वो काम किसी एक इंजन ने कर दिया, उसको देखने वाला बस एक आदमी बैठा होगा। ठीक है, एक या दो आदमी बैठे हुए थे। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट मशीन टूल्स का डेवलपमेंट होना। ठीक है, मशीन टूल्स है, अब हम लोग मोर और मोर मैकेनाइजेशन के ऊपर जा रहे हैं। हम लोग मैकेनिकल पावर्स जो था उससे चेंज हो गए, मैकेनाइजेशन पावर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाय करना स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट मैकेनाइज्ड फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम को ऊपर हम लोग ज़्यादा बल देना स्टार्ट करेंगे कि हम लोग फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन वगैरह करेंगे। हम हमारा जो मतलब जो एम्फोसिस होगा वो फैक्ट्री के ऊपर ज़्यादा होगा, कि भाई फैक्ट्री में प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा तेज़ी से होगा। क्यों? आगे बात करेंगे, वो कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, वो सब चीज़ें के बारे में बताऊंगा आप लोग को। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने और भी एक चीज़ में बहुत बड़ा योगदान किया, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड की पॉपुलेशन अगर बात की जाए, यूरोप की छोड़ दीजिए, बाकी दुनिया की छोड़ दीजिए, इंग्लैंड की बात की जाए, तो इंग्लैंड की पॉपुलेशन लगभग हर मतलब अगले 40 साल के अंदर डबल हो जाती है। समझ में आ रहा है? 40 साल से कमी में होता है, लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 40 साल के अंदर वो डबल हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। आप आप ऐसे समझिए कि सिंस द इंसेप्शन ऑफ अर्थ, जब से इंग्लैंड के ऊपर, इंग्लैंड में लोग रहना स्टार्ट किए होंगे, तब से लेके जितना आबादी मतलब मिलियंस ऑफ ईयर के बाद इतना आबादी हुआ, उसको अगले 40 साल के अंदर डबल कर दिया गया। तो इट इज अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट। ओके, नेक्स्ट है एग्रेरियन से लेके आपका हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी में चेंज हो रहा है, और हैंडीक्राफ्ट से वापस से चेंज हो रहा है इंडस्ट्री और मशीन मैन्युफैक्चरिंग में। समझ में आ रहा है? आपका जो एग्रेरियन जो पहले चला था कि हाँ खेती बाड़ी ये सब, उससे हम लोग ने या फिर एग्रेरियन और हैंडीक्राफ्ट दोनों भी कह सकते हैं, फिर उससे हैंडीक्राफ्ट में चेंज हुआ है, हैंडीक्राफ्ट से हम लोग इंडस्ट्रीज और मशीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मतलब आपका छोटा छोटा जो चीज़ें था, जो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज सब घर पे बना के बैठे थे, वो सब अब किस में चेंज हो रहा है? इंडस्ट्रीज में चेंज हो रहा है। मशीन के द्वारा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेंगे, सिंपल हैंड से मैन्युफैक्चरिंग अब होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट नॉवल वेज ऑफ वर्किंग, लिविंग एंड फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि मतलब आपका काम करने का, जीने का, और सोसाइटी में जो भी मतलब जो फंडामेंटल मतलब आप कह सकते हैं कि सोशल जो इथोस है, उनमें कितना ज़्यादा चेंजेस आ गया। कि पहले आप जैसे रूरल टाइप के लोग रह रहे हो, कि छोटे छोटे घरों में बना कर रह रहे हो, अब बिल्डिंग्स बनेगी, बड़ी बड़ी बंगले वगैरह बनेंगे, लोग आराम से ऐशो आराम से रहना पसंद करें, उसमें कार्स वगैरह से चाहिए लोगों को। मैं जो वर्किंग मेथड है वो भी मेरा चेंज हो जाएगा, कि भाई पहले मैं घरों में पूरी फैमिली के साथ बैठ के एक चटाई बुनता था या एक क्लॉथ का पूरा पीस बनाता था, लेकिन अब क्या होगा कि भाई एक मशीन के अंदर मैंने डाल दिया सारा सामान, और वो ऑटोमेटिकली वो कर रहा है। जो मेरे घर का आदमी था उसको मैंने खड़ा कर दिया कि भाई देखते रहे, काम हो रहा है ऑटोमेटिकली, तुझे बस स्विच ऑन और ऑफ करना है। ओके, दिस आर द थिंग्स। ओके, नेक्स्ट मेन फीचर्स की बात करते हैं। तो इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने टेक्नोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल हर हर पर्सपेक्टिव पे कुछ ना कुछ चेंजेस लाया। देखते हैं क्या क्या। ओके, फर्स्ट है नए नए बेसिक मटेरियल, जो मतलब हम लोग पहले जो मतलब कॉपर ब्रोंज वगैरह यूज करते थे, अब हम लोग आयरन स्टील इन सब के ऊपर यूज करना चाहिए। आगे वो और भी चेंजेस होते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नए नए एनर्जी सोर्सेस। मैंने आपको बताया ना, पहले मैकेनिकल सब कुछ था, अब हम लोग क्या करें,
स्टीम इंजन, वाटर पावर, फ्यूल, मोटिव पावर, ये सब जो चीज़ें हैं, कोल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ये सब आगे आगे चल के बढ़ते चला जाएगा। इंडस्ट्रियल का मतलब इंटरनल कंबशन इंजन वगैरह ये सब बनाना, ये सब क्या है, नए नए तरीके हम लोग हार्नेस कर पा रहे हैं फॉर द एनर्जी। नई नई एनर्जी के सोर्सेस हमको चाहिए हम लोग को। अब हमारा मतलब भूख शांत होने वाली नहीं है। हम लोग ने कोल की पावर को देख लिया, स्टीम के पावर को देख लिया, अब हम लोग को पेट्रोल का पावर चाहिए, हम लोग को डीजल का पावर चाहिए, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का पावर चाहिए। सबका पावर हम लोग को चेक करना है, सबका पावर हम लोग को देखना है। ओके, नेक्स्ट, नई नई मशीन्स का इन्वेंशन, ठीक है, स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, ये सब इसी समय आपका क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस होता है। तो इससे क्या होता है, लोगों का जो काम, स्पिनिंग जेनी और आपका जो पावर लूम है, ये सब समझो कि 10 लोग जो काम करते थे वो अकेला एक पावर लूम करके दे रहा है, ठीक है। तो मतलब उतनी ही एफिशिएंसी से, उतना ही काम से, ठीक है। तो बेटर क्या पड़ गया आपका, ये 10 लोगों को फायर करो, एक आदमी को यहाँ पे बिठा दो और ये पावर लूम को चलाता बैठेगा। ओके, और प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा हो रहा है। जो आपके 10 लोग बनाए थे उससे 10 गुना ज्यादा यहाँ पे बना रहा है ऑटोमेटिकली, एक ही दिन में बैठ के। ओके, तो ये क्या हो रहा है कि भाई कम रिसोर्सेज में आप ज्यादा काम कर पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट, फैक्ट्री सिस्टम का उदय, ठीक है। मतलब फैक्ट्री सिस्टम का एडवेंट जो होता है, इसने एक बहुत चीजें ला दिया। क्या कि इससे पहले क्या होता था कि हर एक लेबर, जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, एक किसी को टी शर्ट बनाना, ओके, शर्ट टी शर्ट कुछ भी बनाना है, तो उस जो जो टेलर होगा, उस टेलर को पूरा का पूरा चीज़ें आनी चाहिए। उसका हर एक पार्ट, उसका कैसे काटना है, कैसे जोड़ना है, कैसे बनाना है, कैसे सिलना है, कैसे क्या क्या टीचिंग करना है, क्या क्या स्टिचिंग करना है, वो सब कुछ यहाँ पे उसको पता होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री सिस्टम आने से क्या हुआ मालूम है, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा वर्क किया गया। क्या कि भाई अब एक शर्ट को एक व्यक्ति नहीं बनाएगा, ठीक है, हालांकि ये तो मशीन में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक शर्ट को एक व्यक्ति नहीं बनाएगा। एक शर्ट का एक हिस्सा, कोई एक हैंड जो होगा वो कोई एक व्यक्ति बनाएगा, और वो उस काम में सबसे परफेक्ट होगा, वो अपने उस काम के अंदर पूरी तरीके से परफेक्ट होगा। सेकंड पार्ट कोई और बनाएगा, तीसरा पार्ट कोई और बनाएगा, चौथा पार्ट कोई और बनाएगा, एंड अल्टीमेटली सारा का सारा पार्ट एक साथ मिक्स हो जाएगा और ये पूरा का पूरा एक काम। तो जो व्यक्ति एक ही काम बार 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 करता रहेगा ना, उसमें उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे आपको रोज अगर मैं कह दूं कि भाई पेड़ों को पानी देना है, ठीक है, तो एक दिन आपने, हो सकता है फर्स्ट डे आपको लगेगा कि हाँ पहले इस वाले को पानी दे दूं, पहले इसको यहाँ पे पानी दे दूं, इस तरीके से पानी दे दूं। धीरे धीरे आप उसमें इवॉल्व कर जाओगे कि भाई इतना पानी है, मुझे इसको यहाँ पे पहले देना है, उसको वहां पे पहले देना है। होता है ना कि जैसे आपके न्यूज़पेपर वाले सबसे बेस्ट इसमें काम करते हैं। न्यूज़पेपर वाले लोग क्या करते हैं कि उन लोग, जब उन लोग को आप दिखा दोगे कि हाँ मेरा ये घर है, मुझे यहाँ पे मेरा न्यूज़पेपर चाहिए, तो वो फर्स्ट टाइम जो जाएंगे तो हो सकता है आपको न्यूज़पेपर थोड़ा सा लेट मिल जाए, लेकिन सेकंड टाइम से ऐसा होगा ना कि न्यूज़पेपर आपको एग्जैक्ट टाइम पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने रूट के अंदर वो मतलब उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं कि कैसे मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट समय पे सबसे पहले पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, उनका स्पेशलाइजेशन है। अब उनकी स्पेशलाइजेशन उसी में आ गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर चीज का अपना अपना स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के लाइंस बहुत अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका स्टीम लोकोमोटिव, जो मैं आपको बता, रेल इंजन, ठीक है, स्टीम शिप, ऑटोमोबाइल, आपका एयरप्लेन, टेलीग्राम, रेडियो, ये सब मेथड्स और आ जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि कम्युनिकेशन और तेज हो जाएगा। तो जो काम कम्युनिकेशन के वजह से एक महीने डिले हो जा रहा था, वो अब तुरंत इंस्टेंटली रेडियो से भेज दिया, यहाँ से वहाँ बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम कर लो, वो वहाँ पे काम हो जाएगा, आपको बस जाके देखना नहीं करिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इससे हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, साइंस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज करना स्टार्ट करेंगे। मतलब इंडस्ट्रीज, अब साइंस जो होगा वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होगा, कि कुछ भी साइंटिफिक इन्वेंशन होगा तो उसका इंडस्ट्रियल यूज है कि नहीं, उसके ऊपर बेसिस पे काम किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने मेड पॉसिबल ट्रिमेंडसली इंक्रीज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड मास प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि इस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर गुड्स का जो प्रोडक्शन है उसको भी बहुत ज्यादा रैंप अप कर दिया, बूस्ट अप कर दिया। ओके, नेक्स्ट, रीजंस फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटेन में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन। तो इसी के ऊपर हम लोग इसको यहाँ पे आंसर लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योग्राफिक फैक्टर की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन का वाइड मिनरल रिसोर्सेस, ठीक है, इसके पास बहुत सारा अच्छा रिसोर्सेस है। किसका रिसोर्सेस है? आयरन ओर एंड कोल का, ठीक है। इसके पास काफी तगड़ा रिसोर्सेस है, ठीक है। इसके जो कोल वगैरह की वैरायटी है वो भी बहुत ही टॉप क्लास है, टॉप नॉच की है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन कोल वगैरह क्या पे एंथ्रासाइट वगैरह टाइप के, ठीक है। तो इससे क्या है कि इनके जो कोल की मतलब कोल की
मतलब क्या बोलते हैं क्वालिटी है जो वो बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो आयरन है उसका भी क्या बोलते हैं क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो दैट इज़ वाई इनको मतलब क्या बोलते हैं मिनरल रिसोर्सेज के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई मुझे इतना किलो लोहा दे दो, आयरन और दे दो, ऐसा कोई भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना खुद का है, हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी को रिफाइन करेंगे, उसी का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंपटीशन, जिसमें कॉलोनिज्म सबसे प्रोमिनेंट चीज है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपका 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आ जाता है भाई। आप लोगों को भी लॉजिक लगाना चाहिए कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्लासी के युद्ध के बाद ही जस्ट क्यों स्टार्ट हो जाता, उससे पहले क्यों नहीं स्टार्ट हो जाता। तो ये इसी वजह से स्टार्ट नहीं होता क्योंकि ये प्लासी के बाद जो इंसोर्स ऑफ द मनी है, जो यहाँ पे मनी आना स्टार्ट हो रहा था, मतलब इंग्लैंड से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आता था, उसका स्टॉप हो जाता है, वो वहीं पे रह जाता है और यहाँ से पैसा एक्स्ट्रा वहां पे जाना स्टार्ट होता है। तो लोगों के पास और ज़्यादा पैसे आते हैं, तो वो और इकोनॉमिक खर्च वगैरह करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंकिंग वगैरह अच्छी करते हैं, सेविंग करते हैं, और ज़्यादा पैसे रीप करने की कोशिश करते हैं और वो डेवलपमेंट के और तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इस दौरान यूरोप के अंदर और ज़्यादा साइंटिफिक इन्वेंशंस वगैरह होना स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया भाई स्पिनिंग जेनी, आपका ये पावर लूम, इसी समय आपके रेलवे, एयरक्राफ्ट, वे सब के ऊपर काम करना स्टार्ट हो जाता है। नए नए स्टीम बोट्स, जो बड़े बड़े स्टीमर्स वगैरह होते हैं, यू बोट्स वगैरह सब बनाने का काम इसी समय स्टार्ट हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा है आपके यूरोप के अंदर, जिससे क्या होगा कि सबको बेनिफिट होगा, मतलब उसी रीजन में, क्योंकि उन लोग तो पूरा पूरा एक्सेस रोक के बैठते थे, वो साइंटिफिक इन्वेंशन को पास ऑन होने नहीं देंगे। ओके, और ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन यूरोप के मेथड ऑफ द जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन है उसको चेंज कर देता है। ओके, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन के बारे में बताया था कि ब्रिटेन में एक चीज हो जाती है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। उन लोग क्या करते हैं, जैसे ये उनका बड़ा सा एक प्लॉट है, तो उस प्लॉट के मतलब एग्रीकल्चर प्लॉट है, तो उसके अंदर वो क्या करेंगे, चार पार्ट कर देंगे, एक को फैलो रखेंगे, एक के अंदर कुछ मतलब अपने लोकल कंजम्पशन के लिए RYE एक इन लोग उगाते थे, ये उगाते थे। एक और चीज इन लोग उगाते थे जो कैटल के लिए होता था। ठीक है, कैटल के लिए होता था, वो फॉडर क्रॉप होता था। एंड एक कोई ऐसा रहता था जो कि इस राई के साथ खाने के लिए हो। ठीक है, तो मतलब कुछ भी वीट वगैरह उगा दिया या फिर दाल वगैरह कुछ उगा दिया, हालांकि दाल वगैरह बहुत कम ही उगाते थे उन लोग, तो ये उगाया जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका जो फैलो लैंड था, ये जो खाली बंजर, मतलब बंजर नहीं, जो परती लैंड रखा गया था, उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगले साल, और ये यहाँ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रोटेशन वाइज करने की वजह से क्या होता था कि इनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रहता था वो हमेशा अच्छा रहता था, अच्छी इनको क्रॉप वगैरह मिल जाती थी, एंड सरप्लस भी प्रोडक्शन हो जाता था। ओके, नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज एंड वर्ल्ड ट्रेड। इसी समय पे ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज वगैरह स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की खोज हो जाती है, आपके क्या बोलते हैं यूरोप की हर एक मतलब कंट्रीज उनके ऊपर एक्सेस करना स्टार्ट कर जाती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी मतलब जितने भी कंट्रीज जिनके बारे में अभी तक जाना नहीं जाता, वहाँ वहाँ पे खोजना स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका के इंटीरियर पार्ट्स के अंदर सब कुछ जाता, तो नई नई डिस्कवरीज हो रही है, नए नए कॉलोनीज बन रहे हैं, नए नए लोग उससे जुड़ते चले जा रहे हैं, तो उन लोग का एक्सप्लॉयटेशन करने में इन लोग को और मजा आ रहा है, और जिसकी वजह से क्या होता था और नया नया मार्केट ओपन होता चला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिस्ट क्लास। तो मैंने आपको बताया भाई इतना पैसा जो यहाँ से हर जगह से आ रहा है, जितने भी कॉलोनीज वगैरह में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, इंडिया सबसे ज्यादा उस समय मतलब पैसे यहाँ से फॉरवर्ड करता है, दैट इज वाई इंडिया का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इंडिया से यहाँ पे कई सारे मतलब काफी ह्यूज अमाउंट में पैसा जा रहा है, साथ ही साथ अलग अलग देशों से पैसे जा रहे हैं, जितने भी कॉलोनीज है वहां से पैसे जा रहे हैं। तो ये सारा पैसा कहीं पे एक जगह पे अगर जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, कैपिटलिस्ट लॉबी बढ़ती चली है, उनके पास सबके पास पैसे काफी सारा पैसा आ रहा है, तो उन लोग क्या करना का कोशिश करेंगे, उसका मैक्सिमम बेनिफिट रीप करने की कोशिश करेंगे। ओके, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। दिस इज मतलब द बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म। ओके, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन, जो मैंने आपको फर्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में बताया कि यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन और कोल के बहुत ही अच्छे अच्छे माइंस वगैरह थे। ओके, मैं एक सेकंड फैन चालू कर लेता हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, मौसम आजकल बहुत बेकार है, चलिए। खैर, तो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन और कोल आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके आगे एक और मैं बताऊंगा चीजें, लेकिन ये वाला इफेक्ट वगैरह जो है आप लोगों को पक्का याद होना चाहिए। यूपीएससी जनरली क्वेश्चंस ऐसे ही बनाता है कि ये जो चीजें हुई थी वो कैसे हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, वो आप लोग फैक्टर्स क्या थे वो बताओ,
किस रीजन में ज़्यादा इफेक्ट किया वो बताओ, उसका इफेक्ट क्या पैदा हो रहा है वो बताओ, ठीक है। इस इफेक्ट का अलग अलग क्लास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, सोशल क्लास के ऊपर, इकोनॉमिक क्लास के ऊपर, पॉलिटिकल क्लास के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, या फिर मतलब जो आपके मतलब मिडिल क्लास है उनका, यंगर मतलब लोअर मिडिल क्लास है उनका, या फिर अपर क्लास है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब कुछ इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा सारा का सारा जो मतलब जो भी इफेक्ट्स है वो सारे के सारे सबके ऊपर इक्वली लगभग एप्लीकेबल है। आप लोग इसको एटलीस्ट याद तो पक्का करके रख लीजिए, ओके। फर्स्ट, इकोनॉमिक के बेसिस पे अगर देखा जाए तो राइज ऑफ कैपिटलिस्ट, इस समय कैपिटलिज्म का राइज होता है, नए नए कैपिटलिस्ट क्लास के लोग, नए नए लोग जो कि मतलब अब नए नए कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन वगैरह सब आना स्टार्ट हो जाए। क्यों? कैपिटल ज्यादा हो रहा है ना, मार्केट में पैसा बूम कर रहा है, जो पैसे यहाँ से बाहर जा रहे थे वो पैसे वापस यहीं पे आ रहे हैं, और बाहर से भी और पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास तो बढ़ी गई। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिपेंडेंस मतलब ये मतलब इंग्लैंड इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है और इंडिया इंग्लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, इस तरीके से मतलब सारा का सारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता चला जाएगा, ओके। इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज, मैंने आपको बताया भाई इस तरीके से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन करने की वजह से इनका प्रोडक्शन वगैरह भी हाई होता चला जाता, क्योंकि बार बार उन लोग को फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं थी, जो मिलता था उसी से काम इन लोग का अच्छे तरीके से चल जाता, ओके। नेक्स्ट, लेजिस फेयर इकोनॉमीज, लेजिस फेयर मतलब नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस को कहा जाता है लेजिस फेयर, ठीक है, ये फ्रेंच टर्म है लेजिस फेयर इकोनॉमी, मतलब ऐसे इकोनॉमी जिनके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से काम करती है, मोस्टली इनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज ऐसे राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट है डेमोक्रेसी का अडॉप्शन, ठीक है, डेमोक्रेसी का अडॉप्शन बहुत अच्छी तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि जब पैसे ज्यादा आने स्टार्ट होंगे तो लोग अपने अपने सिटीजन की बातें सुनना स्टार्ट करेंगे, और सिटीजन लोग के लिए सबसे फेवरेबल अगर कोई क्या बोलते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है तो वो है डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट फेवरेबल आइडियोलॉजी फॉर पीपल्स, की ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगर बात सुननी है तो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, ऑटोक्रेसी में या डिक्टेटरशिप में तो कतई पॉसिबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट, लिबरलिज्म का राइज, मतलब पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में लिबरलिज्म, लिबरलिज्म मतलब क्या होगा कि मैं भाई किसी के लिए बुरे थॉट्स नहीं रखने वाला, कि हाँ मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान है, मैं सिख हूँ वो ईसाई है, मैं इससे ये बात नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा नहीं, नहीं नहीं, अब जो भी है जितने भी लोग हैं वो सब आओ, मैं बहुत ही लिबरल हूँ, मेरा दिल दरिया है, आप लोग आइए और यहाँ पे अच्छी तरीके से रहिए, काम करिए, इकोनॉमिक बेनिफिट रीप कीजिए और हमें भी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कीजिए, ठीक है। दिस आर द थिंग्स, इसी का लिबरलिज्म, ओके। नेक्स्ट, नई नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी इस समय बन के आएंगी, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, अनार्किज्म, ये सब सब इसी समय बन के आने वाली है, ओके। इनके ऊपर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी ने इनमें मेंशन नहीं किया है तो हम लोग इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ओके। नेक्स्ट, सोशल इफेक्ट्स क्या होगा? तो न्यू क्लास फॉर्मेशन, भाई जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं तो भाई क्लास तो बनता चला जाएगा, किसी के पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, किसी के पास उससे कम पैसा होगा, किसी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे होना, जैसे मैं हूँ मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो उस तरीके से चीजें होती चली जाएंगी और क्लास फॉर्मेशन होता स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सबको पैसा प्यारा हो जाएगा, कि भाई अगर एक व्यक्ति कोई कमा रहा है तो उसको ये लगेगा कि भाई मैं कमा रहा हूँ ना, मेरा भाई तो कमा नहीं रहा है, मेरा भाई नहीं कमा रहा तो मैं उसके पैसे क्यों भरूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ अलग रहूंगा, मैं अपने फैमिली के साथ मेरे बीवी बच्चे को लेकर मैं अलग रहूंगा, मैं उनका पैसा क्यों भरूँ। तो ये हो जाएगा कि न्यूक्लियर फैमिलीज का जन्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, क्राइम रेट भी इसी वजह से बढ़ता है स्टार्ट होगा, लोग जितना ज्यादा पैसा आना स्टार्ट होगा लोग उतना ही करप्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी उन लोग का मन नहीं मानेगा, और पैसे और पैसे, मैं और ज्यादा फिलोसफिकल होता चला जाऊंगा तो यहाँ पे बाबा बन जाऊंगा, आप लोगों को ज्ञान देने लगूंगा, तो वो उसमें नहीं जाना, बस समझने की कोशिश कीजिए कि विथ मनी कम्स करप्शन, ठीक है, मनी के साथ आपका करप्शन आना ही आना है, ठीक है। इट इज अ वेरी, हाँ ये बात अलग है कि अगर आप मेरी तरह साधु संत हो और आपके थॉट्स वगैरह बहुत ही अलग ही चल रहे हैं तो फिर आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, तो फिर आप भले पैसा देके करप्ट ना हो, ओके। नेक्स्ट, न्यू प्रोफेशंस, अब मशीन्स आएंगे तो मशीन्स को बनाने के लिए भी तो कोई आएगा, मशीन्स को मतलब अभी तक ये देखा जा रहा है कि हाँ मशीन्स जो है ये हमारा काम को रिप्लेस करिए, 10 लोगों का काम एक मशीन करिए, लेकिन वो याद रखिएगा कि ये मशीन को बनाने के लिए भी तो कोई काम करने वाला है, मैकेनिक उसको और रिपेयर करने के लिए भी आने वाला है, इसको बनाने के लिए भी कोई व्यक्ति आने वाला है, तो नया नया जॉब तो इंक्रीज ही हो रहा है ना। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर जब आया तो लोगों ने कहा कि हाँ एक कंप्यूटर 20 लोगों का काम अकेले कर देने वाला है, लेकिन ये रखे कि कंप्यूटर की वजह से कितना सा नया नया एवेन्यूज खुल गया, एआई, मशीन लर्निंग, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का कचरा पट्टी आज भर के रखा हुआ है, तो ये सब क्या है, नया नया तरीका है भाई, और नए नए फील्ड्स खुलते चले जा रहे हैं, एवेन्यूज खुलते चले जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल,
राइज ऑफ द पोल्यूशन, ये तो सबसे पहला मैंने आपको बताया भाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या होगा, नेचर का एक्सप्लॉइटेशन और ज्यादा हो जाएगा, तो इससे पोल्यूशन नेचुरल सी बात है, सीधी सी बात। डिग्रेडेशन ऑफ द नेचर, रिवर, लेक्स, फॉरेस्ट, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को ये देखा नहीं जाएगा कि भाई यहाँ पे चिड़िया ने घोंसला बना के रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, काट डालो, वो कहीं और जाके अपना घर बना लेगी। नेक्स्ट, अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का इतना अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन होगा, जैसे आप पेट्रोलियम को ही देख सकते हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, आज आपका क्या बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो इसका सबका रीजन क्या है, ये इस समय पे जो आपका क्या बोलते हैं पेट्रोलियम का उपयोग, फॉसिल फ्यूल का जो बर्निंग वगैरह क्या है, उसी से तो ये सब चीजें आए हैं, जो आपका CFC वगैरह का राइज वगैरह हुआ, वो सब इसी वजह से आया ना, हम लोग ने तो किया नहीं है, जो भी डेवलप कंट्रीज जो इन्होंने इस सब, जिनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस समय चल रहा था, उन्हीं लोग ने ये सब फालतू काम किया, और आज हम लोग उसका भुगत रहे हैं। ओके, इकोलॉजिकल कोलैप्स, ठीक है। नेक्स्ट, लास्टली सारे क्या बोलते हैं इफेक्ट्स को अगर मतलब चेंज के पैटर्न के अंदर स्टडी किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगर सारे के सारे इफेक्ट्स को चेंज के पैटर्न के अंदर पढ़ा जाए, तो ये है साइजेस ऑफ सिटीज की बात की जाए, तो ग्रोथ इन फैक्ट्रीज ब्रिंगिंग जॉब सीकर्स टू द सिटीज, सिटीज में आएंगे जो भी जॉब सीकर है, क्योंकि नई नई फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही है, तो नए नए जॉब सीकर लोग कहाँ जाएंगे, सिटीज के ऊपर, चलो भाई शहर चलते हैं, वहां पे कुछ काम मिलेगा, कुछ काम मिलेगा, अच्छा कुछ काम मिलेगा, पैसा आएंगे, हम पैसा आएगा तो हम लोग अपने परिवार को खुशी से रख सकें। इसकी वजह से क्या होगा, अर्बन एरिया डबल होता जाएगा, ट्रिपल होता जाएगा, क्वाड्रपल होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज कहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, नियर सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्सेज के आसपास, मतलब पानी के सोर्सेस, फैक्ट्री फॉरेस्ट के सोर्सेज, इनके आसपास रहना पसंद करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई तुरंत उन लोग को जो क्या बोलते हैं जो चीजें चाहिए, जैसे पानी का अगर रिसोर्सेज चाहिए, तो वो तुरंत कहाँ से मिल जाएगा, बगल में पानी बहती रही तभी तो पता चला, वहां से टैंकर लेके चला है, रास्ते में जाम लगा हुआ, ठीक है, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट, many new industrial cities स्पेशलाइजिंग इन सर्टन इंडस्ट्रीज, बहुत सारे ऐसे, जैसे आपका डेट्रॉयट है, ठीक है, डेट्रॉयट, यहाँ पे इतना ऑटोमोबाइल कंपनीज है, जितने भी दुनिया भर के बड़े बड़े आपको ऑटोमोबाइल कंपनीज पता है, वो सारे के सारे यहाँ पे बैठी पड़ी है, ठीक है। इनफैक्ट स्टार्ट तो इनका फॉर्ड की वजह से हुआ था, खैर उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग बता रहा हूँ कि यहाँ पे इतना ज्यादा होता है, तो ऐसे बड़े बड़े शहर होते हैं जिनका कोई ना कोई चीज में स्पेशलाइज, जैसे आपके यहाँ पे बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु का नाम याद आते ही सबसे पहले क्या याद आता है कि वो स्टॉक स्टॉक बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर मार्केट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री बूमिंग, वही सब चल रहा रहता है आप लोगों को दिमाग पर, ठीक है। तो एक्चुअली में वो इसीलिए फेमस है, दैट इज वी नो कि हम लोग को मतलब बैंगलोर का नाम लेते हैं, हम लोग को वही चीज आती है। लिविंग कंडीशन में कैसे कैसे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। फर्स्ट, नो सैनिटरी कोड्स, कोई भी सैनिटरी कोड्स वगैरह नहीं, सब गंदा गंदा, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेयर, कोई भी म्यूनसिपल अथॉरिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन कैसे रह रहा है, मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नहीं। लैक ऑफ एडुकेट हाउसिंग, एजुकेशन, पुलिस प्रोटेक्शन, सब इसी वजह से क्राइम वगैरह सब बढ़ना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ रनिंग वाटर, इंडोर प्लम्बिंग, ये सब चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बाहर एक नल लगा दिया ना म्यूनसिपालिटी ने, अब उससे पानी जिसको इसको लेना वो वहां पे ले, घर घर पे किसी को पाइप नहीं लगने वाला। ओके। नेक्स्ट, इसी वजह से नए नए एपिडेमिक्स जैसे प्लेग वगैरह सब बार बार आएंगे, और मोस्टली स्लम एंड पुअर पीपल जो होंगे उनको ज्यादा इफेक्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट, इसी के बाद में लेकिन बेटर हाउसिंग, हेल्थियर डाइट, चीपर क्लोथिंग वगैरह बनना स्टार्ट होगा, लेकिन बात की चीज़ है। ओके। वर्किंग कंडीशंस की बात की जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नए नए जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे वर्कर्स लोगों की वजह से। एंड नेक्स्ट, वर्कर्स भी ये कोशिश करेंगे कि हम लोग मशीन्स के साथ पेस बना के रखे रहे, ठीक है, ताकि हम लोग भी बाहर ना निकाल दिया जाए, पता चला मैं काम कर रहा हूँ, मेरी जगह पे मशीन को ला दिया गया और मुझे बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्ट्रीज गंदी और एकदम से सैनिटरी, ये सब चीजें पढ़ मतलब समझ में आ रहा होगा। वर्कर्स लोग डेंजरस मशीन वगैरह चलाते थे बिना किसी मतलब पावर मतलब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अनसेफ कंडीशंस में। ओके। नेक्स्ट, हार्श एंड सीवियर फैक्ट्री डिसिप्लिन, जिस समय बोल दिया उस समय आओगे, नहीं आओगे, आधा घंटा भी लेट हुए आपका पूरे दिन का पगार कैंसिल, फिर उसके बाद आप आके यहाँ पे कितना भी काम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पगार कैंसिल तो कैंसिल, ठीक है। इस तरीके से फिर तुरंत निकालना, हायर एंड फायर वाला, जब मर्जी आए तब निकाल लेते ना, जब मर्जी चाहे उनको हायर कर लेना। ओके। नेक्स्ट, बाद में इवेंचुअली क्या होगा वो सब याद कर कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इसी के साथ सोशल क्लासेस का इमरजेंस भी होगा, जैसे मैंने आप लोग बताया भाई पैसे आना स्टार्ट होंगे तो फिर अलग अलग स्टेटस भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रोइंग मिडिल क्लास ऑफ फैक्ट्री ओनर्स, शिपर्स, मर्चेंट, ये आज तक चलता है, इसी तरीके से चला रहा है, मिडिल क्लास ही तेजी से बढ़ता है, और मिडिल क्लास ही रहता है जो बहुत बड़ा इफेक्ट पैदा करता है या फिर अफेक्टेड भी होता है आपके किसी भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मूव से। ओके। नेक्स्ट,
अपर क्लास ऑफ लैंड ओनर्स एरिस्टोक्रेट रिसेंटफुल ऑफ रिच मिडिल क्लास, ठीक है। इन लोग को जो अपर क्लास वाले लैंड ओनर्स एरिस्टोक्रेट रहते हैं, अब इनके पास कोई भी पैसे कमाने का तो जरिया है नहीं। लैंड ओनर्स वगैरह लोग लैंड ले लिए, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उससे उससे कोई होने वाला तो है नहीं। इंडस्ट्रीज वगैरह बूम करिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, तो जो बैठ के सैलरी ले रहा है, मतलब जो जाके काम कर रहा है, एक फैक्ट्री में जाता है 9 to 5 के काम करता है, उसके बाद आता है घर पे, चुपचाप सैलरी उसको मिल जाती है, वो उससे इन लोग जलते थे कि भाई अरे यार मैं पूरा दिन ये करूँ, खेत बाड़ में घूम रहा हूँ, यहाँ वहाँ पानी आया कि नहीं है, बुआई हुई है कि नहीं है, बारिश हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे वो ऑफिस हीरो बन के जाता है, और शाम को थके आ रहे आता है, और महीने के महीने उसको पैसे भी मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोअर मिडिल क्लास ऑफ फैक्ट्री ओवरसीयर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स, ये सबको ये काम की नहीं है। नेक्स्ट है, वर्कर्स को ओवर वर्क कराया जाता है और अंडर पेड रहते थे वो, ठीक है। बाकी उसके बाद क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज करेगा, वो सब चीजें इस ओके। नेक्स्ट, और इसके आगे कुछ नहीं है, चलिए नेक्स्ट, बार बार बोलने की आदत पड़ गई है। इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोगों से कल फिर मुलाकात करूंगा। आप लोगों को होप करता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन सारा का सारा समझ में आ गया होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतना ही है, इनका ऐसे छोटे छोटे टर्म्स जो है आपका, जैसे रेनेसा है, आपका रिफॉर्मेशन है, आपका क्या बोलते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एनलाइटनमेंट है, इनके ऊपर छोटे छोटे A4 साइज में सारा का सारा कंटेंट बना के एक रख लेंगे, तो बहुत, कितना भी आप कर लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता 25-28, मतलब मुश्किल से 30 पेज आप कर लीजिए, 30 का 50 पकड़ लीजिए, आपको बहुत बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग में लिखते होंगे तो। मेरा तो 30%, 30 पेज से कभी ज्यादा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो 50 पेजेस के अंदर आपका सारा का सारा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, सारे के सारे टर्म्स एंड सारे डेफिनेशन वगैरह सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा, तो ज्यादा उसके अंदर डिवेल करने की जरूरत नहीं रहती है, बस इतना भी पढ़ डाला तो लाइफ जिंगल आ रहा। चलिए, मिलता हूँ आप लोग से कल, बाय।